आज हम बात करने वाले एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में जिसने एक वक्त में यूरोप की 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन का सफाया कर दिया। जिस बीमारी ने दशकों तक अपना आतंक मचाए रखा था और आज भी इस बीमारी का पूरी तरीके से अंत नहीं हुआ। जो बीमारी अगर किसी को लग जाती थी तो उसका बचने का चांस होता था सिर्फ और सिर्फ 1%। और इस बीमारी ने जन्म भी तब लिया था जब हमारे पास कोई भी एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद नहीं था। यानी कि जो फैसिलिटीज आज आप देखते हो उस टाइम पर ऐसी कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। ये सवाल अब ये उठता है कि आखिर ये बीमारी यूरोप तक पहुंची कैसे और बिना किसी वैक्सीन या फिर एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम के यूरोप ने इस बीमारी का सामना कैसे किया। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो। ये वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं जब 14वीं सेंचुरी में यूरोप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, जो कि थी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंड। क्योंकि उस टाइम पर यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही थी और जितना फूड वहां पर उगाया जा रहा था उससे ज्यादा लोग थे उस फूड को कंज्यूम करने वाले। और इसी की वजह से हमें यूरोप में दो बहुत बड़े फेमाइन भी देखने को मिले, जो कि 1316 में और 1317 में आए थे। और ये वक्त था जब लिटिल आइस एज स्टार्ट हो रहा था, जिसकी वजह से सर्दियां बहुत ही लंबे समय तक चल रही थी और इसी की वजह से बहुत सारी फसलें बर्बाद हो रही और जो कुछ फसलें बच जा रही थी उनको भी लोग बहुत ही ऊंचे दाम पर बेच रहे थे। बताया जाता है कि 300% तक भी लोगों ने उन फसलों को बेचा था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा महंगाई हो गई। और इसीलिए यूरोप के कुछ देश मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब वो सिर्फ यूरोप पर निर्भर नहीं रहेंगे और वो दूसरे देशों से भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। इसीलिए ही पुर्तगाल और स्पेन के कुछ लोग उन देशों की खोज में निकल जाते हैं और वो इंडिया और अमेरिका जैसे देशों को खोजने में कामयाब रहते हैं, जिसके बाद वो उनसे ट्रेड भी स्टैब्लिश करते हैं, जिससे उन देशों को काफी फायदा होने लगता है। और ये देखकर यूरोप के कुछ और देश भी ये करने लगते हैं। सब कुछ यूरोप में बहुत सही चल रहा था और यूरोप को इससे बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा था। लेकिन जहां यूरोप को एक तरफ इतना फायदा हो रहा था वहीं इसका एक भयानक रूप भी निकलकर सामने आता है। ये बात है 1347 अक्टूबर महीने की, जब 12 व्यापारी जहाज ब्लैक सी से होते हुए सिलिसी पोर्ट पहुंचते हैं। ये जहाज बहुत वक्त से निकले हुए थे, इसलिए लोगों की भीड़ इन्हें देखने के लिए किनारे पर जमा हो जाती है। जहाज किनारे को लग जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं है। अब लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ी देर बाद लोग खुद उन जहाजों पर चढ़ने लगते हैं और जैसे ही उन जहाजों पर चढ़ते हैं और अंदर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन जहाजों के अंदर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें बिखरी हुई होती हैं और जो कुछ लोग बचे हुए भी होते हैं वो भी अपनी आखिरी सांस ले रहे होते हैं। लोगों के दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इतनी सारी मौतें हुई कैसे। लेकिन जो भी अभी तक इन सब लोगों ने देखा था वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था आने वाली तबाही का, क्योंकि यही शिप्स आने वाले वक्त में यूरोप का इतिहास खुद से लिखने वाले थे। क्योंकि इन शिप्स में जितने भी लोग मारे गए थे वो मारे गए थे एक बीमारी की वजह से, जो कि थी ब्यूबोनिक प्लेग, जिसका आगे चलकर नाम ब्लैक डेथ भी पड़ा। और यही से शुरुआत होती है इस खतरनाक प्लेग की, जिसे हम कहते हैं द ब्लैक डेथ प्लेग। हालांकि उस जमाने तक हमें ये पता नहीं लग पाया था कि आखिर ये बीमारी हुई किस वजह से थी, लेकिन 19वीं सेंचुरी आते आते हमें इस बात का भी पता लग गया था। ये बीमारी हुई थी एक वायरस की वजह से, जो कि था यर्निस पेस्टिस, जिसे डिस्कवर किया था एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर यर्सन ने। और बताया ये भी जाता है कि ये बीमारी हुई थी रोडेंट्स और फ्लीस की वजह से। रोडेंट्स यानी कि रैट्स और फ्लीस एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट होता है जो कि रैट्स के ऊपर घूमता रहता है और उसका खून चूसता है, और यही फ्लीस ह्यूमंस का भी खून चूसती है। इस बात का तो पता नहीं लग पाया था कि ये बीमारी ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, लेकिन रिसर्चर्स का ये मानना था कि ये बीमारी सेंट्रल एशिया से आई। आइसेक कुल लेक, जो अभी कायरागिस्तान है, इसका एक मेन पॉइंट बताया जाता है। 2022 की स्टडी में ये भी सामने आया कि जो भी लोग 1338 से 1339 के बीच में मरे थे उन लोगों के जब डीएनए टेस्ट करे गए तो उन लोगों के डीएनए में भी यर्सिन पेस्टिस वायरस देखा गया। और तो और जिन रोडेंट्स ने इस वायरस को फैलाया था उन रोडेंट्स के भी क्लोजेस्ट रिलेटिव वहीं पर ही पाए जाते हैं। इन्हीं सब बातों से ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये वायरस सेंट्रल एशिया से आया। क्योंकि ये वायरस रैट्स के अंदर पाया जाता था तो ये बताया जाता है कि ऐसे ही एक इन्फेक्टेड रैट था जिसके अंदर ये वायरस था और उसी रैट को इन फ्लीस ने बाइट किया था, जिसकी वजह से उन फ्लीस के शरीर में ये वायरस ट्रांसमिट हो गया था। और ये वायरस इतना खतरनाक था, जैसे ये उन फ्लीस के शरीर में जाता था ये अपनी तादाद को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता और जैसे ही ये फ्लीस ह्यूमंस को बाइट कर देती वैसे ये वायरस ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाता था। हालांकि ये एक इकलौता तरीका नहीं था इस वायरस के फैलने का, ये कई और तरीकों से भी फैलता था।
जैसे कि जब यूरोप ट्रेड करता था तो उन शिप्स में भी ये रैट्स और फ्लीस चले जाते थे, जिसकी वजह से ये वायरस फैलता था। और तो और अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन एक हेल्दी ह्यूमन के कांटेक्ट में आता था तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ये वायरस फैल जाता, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति भी बीमार हो। और इसी तरह ये वायरस पूरे यूरोप में फैल जाता है। क्योंकि ये वायरस बहुत ही ज्यादा कॉन्टीजियस था, इसलिए ये बहुत कम वक्त में ही पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लेता है। और इसी दौरान इस बीमारी के हमें 3 बहुत ही खतरनाक फॉर्म्स देखने को मिली, जिसमें सबसे पहली फॉर्म थी द ब्यूबोनिक प्लेग, जो कि सबसे ज्यादा लोगों को हो रही थी। इस बीमारी में आपके लिम्फ नोड यानी कि आपके गर्दन की पास की जगह पर सूजन आ जाती थी, जो कि सबसे ज्यादा देखी जा रही थी। इस बीमारी में आपके पूरे शरीर में कहीं पर भी दाने हो जाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो पेनफुल होते थे वो आपके लिम्फ नोड पर ही होते थे, जिस जगह को ब्यूबोस भी कहा जाता है। और इसी से इसका नाम भी इंस्पायर्ड है, द ब्यूबोनिक प्लेग। और जिन भी लोगों को ये बीमारी हो रही थी वो लोग 7 दिन के अंदर अंदर ही मर जा रहे थे। और इसका मोर्टेलिटी रेट था 30 से लेकर 75% तक, यानी कि हर 3 इंसान में से 1 इंसान की मौत हो रही थी। और विक्टिम्स में ये भी पाया गया था कि उनकी स्किन के टिश्यूज ब्लैक हो रहे हैं, यानी कि उनके हाथों की उंगलियां, उनके पैरों की उंगलियां काली पड़नी स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं। और इस बीमारी में हमें कुछ कॉमन सिम्टम्स भी देखने को मिले, जैसे कि बहुत तेज बुखार आना, जॉइंट्स में दर्द होना, हेडेक होना और तो और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी हमें इस बीमारी में देखने को मिलते थे। और सेकंड जो कॉमन फॉर्म देखने को मिली वो थी द न्यूमोनिक प्लेग, जिसे एयरबोर्न प्लेग भी कहा गया। जो बीमारी आपके शरीर से पहले आपके लंग्स पर वार करती है, और ये उस वक्त में होने वाली सेकंड सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी थी। और इसका मोर्टेलिटी रेट था 90 to 95%, यानी कि हर 10 इंसानों में से 1 इंसान का बच पाना भी बहुत मुश्किल था। तीसरी फॉर्म जो हमें देखने को मिली वो थी द सेप्टिसेमिक प्लेग। ये फॉर्म सबसे ज्यादा रेयर थी और सबसे ज्यादा खतरनाक थी। जिन भी लोगों को ये बीमारी होती थी उन लोगों को डेडली ब्लड पॉइजनिंग होती थी, और ये बहुत ही खतरनाक होती थी क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट था 99 से लेकर 100% तक, यानी कि हर 100 लोगों में से 1 इंसान का बच पाना भी बहुत मुश्किल था। ऐसे तो उस समय तक इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं था, लेकिन लोगों के बीच में अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उस समय लोगों को बहुत ज्यादा साइंटिफिक समझ भी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे घरेलू उपचार भी अपनाए थे, जो कि बीमारी को सही करने की बजाय और ज्यादा खराब कर रहे थे। वहाँ के लोगों में अंधविश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहाँ के लोग अपने आप को कोड़ों से मारते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये बीमारी गॉड की दी हुई पनिशमेंट है, और अगर वो अपने आप को पनिशमेंट दे देंगे तो फिर गॉड उनको पनिशमेंट नहीं देगा, इसकी वजह से ये बीमारी अपने आप ही चली जाएगी। ऐसे ही कुछ इलॉजिकल ट्रीटमेंट्स और भी थे, जैसे कि पेड़ का रेसिन और व्हाइट लिली की जड़ और ह्यूमन वेस्ट को मिलाकर भी एक मिक्सचर तैयार किया जाता था, जिस मिक्सचर को एज अ ट्रीटमेंट यूज किया जाता था इस बीमारी में। और तो लोगों से कहा जाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा नहाएं, वो भी विनेगर और रोज वाटर को मिलाकर। और अगर उनके पास ये दोनों चीज नहीं है तो वो अल्टरनेट में अपना यूरिन भी यूज कर सकते हैं। अंधविश्वास इस लेवल का बढ़ गया था कि लोग कुछ भी करने को तैयार हो गए थे। उस समय पर इतने खतरनाक उपचार भी अपनाए गए थे जिससे इस बीमारी का कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उन उपचारों को अपना रहे थे। इनमें से कुछ उपचार तो इतने ज्यादा डिस्गस्टिंग थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन इनमें से कोई भी उपचार इस बीमारी से लड़ने में कामयाब नहीं होता है। और अभी भी यूरोप के लोग इस बीमारी से लड़ने का कोई भी तरीका नहीं जानते थे, लेकिन तभी कुछ लोग ये नोटिस करते हैं कि ये बीमारी प्रॉक्सिमिटी से रिलेटेड है, यानी कि जितने ज्यादा लोग आसपास रह रहे हैं उन लोगों को ये बीमारी ज्यादा हो रही है, और जितना ज्यादा लोग दूर रह रहे हैं उतना ही ज्यादा ये बीमारी कम अफेक्ट कर रही है। यानी कि इस बीमारी से लड़ने का सिर्फ इकलौता तरीका यही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा दूर रखें। इसीलिए वेनेथियन कंट्रोल पोर्ट, जो कि रगुसा सिटी के पास है, वहाँ के कुछ ऑफिशियल्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जो भी अब नए सेलर्स आएंगे उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, जब तक कि वो ये प्रूव नहीं कर देते कि वो बिल्कुल बीमार नहीं है। शुरुआत में इन सेलर्स को 30 डेज के लिए आइसोलेशन में रखा जाता था, जिसे वेनेथियन लॉ में टेरेंटिनो भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वेनेथियन फोर्स ने इस आइसोलेशन का पीरियड बढ़ाकर 40 डेज का कर दिया, जिसे कि हम वेनेथियन लॉ में क्वारंटीनो कहते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है क्वारंटीन वर्ड की, जो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड से मिला है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल मेथड है कि हजारों साल बीतने के बावजूद भी, आज के एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम होने के बावजूद भी हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं, जो कि हमें कोरोना वायरस के टाइम पर भी देखने को मिला था। अब यूरोप के हालात नॉर्मल होने शुरू हो गए थे, लेकिन पैंडेमिक के बाद यूरोप की पॉपुलेशन में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फूड के प्राइसेस भी डाउन हो जाते हैं।
फैक्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर नहीं रहते हैं, इसकी वजह से फैक्ट्रीज को वेजेस बढ़ाने पड़ते हैं। इसी की वजह से इन्फ्लेशन भी सरपास हो जाती है और अब लोग नए देशों की खोज में भी निकलना शुरू कर देते हैं। उनके मन में से अब ये डर निकल जाता है कि उनको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने सामने बहुत कुछ पहले ही देख लिया होता है। और यहीं से यूरोप की इकोनॉमी बूस्ट करना स्टार्ट करती है। और ये पैंडेमिक भी एक रीजन है यूरोप के इतने सक्सेसफुल होने का। हालांकि इस बीमारी के 500 से 1000 केसेस हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं अब भी, लेकिन इस बीमारी का इतना इफेक्ट अब नहीं है जितना उस वक्त पर हुआ करता है। एंड मोस्टली लोग अब इस बीमारी से रिकवर कर जाते हैं, तो अब इस बीमारी से इतना खतरा नहीं है। तो यही सब था आज के इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।